हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 11 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है किस तरीके से ड्राई स्पेल्स एप्पल की क्रॉप को थ्रेटन अप करते हैं। इस आर्टिकल में आपको हिमाचल प्रदेश के रेफरेंस से बताऊंगा। मैं समझाऊंगा एप्पल क्रॉप के लिए क्या फेवरेबल सिचुएशन होनी चाहिए और करंट सिनेरियो क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, किस तरीके से स्टेट की इकोनॉमी डिपेंडेंट है एप्पल के ऊपर, वो मैं समझाऊंगा। और एप्पल से कनेक्टेड जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको शो करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो यूएसए ने की ग्लोबल क्लाइमेट बॉडीज से एग्जिट किया है, उसका क्या पॉसिबल या प्रोबेबल इम्पैक्ट हो सकता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूएसए, और जो बाकी कंट्रीज हैं, बाकी फोरम्स हैं, उनके ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ठंड के मौसम में पोल्यूशन कैसे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ठंड में जो फॉग बनता है उसमें एरोसॉल जब मिलता है तो किस तरीके से फॉग और थिक हो जाता है, पर्टिकुलरली इंडो गैंगेटिक प्लेन के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आपको मैं एरोसॉल से कनेक्टेड चीज़ें बताऊंगा, इसका क्या इम्पैक्ट होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, और इसी एरोसॉल से कनेक्टेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि क्या जो पेड़ पौधे होते हैं वो म्यूजिक को सुन सकते हैं, क्या उनके पास ब्रेन होता है या नहीं होता है। जो स्टडी हुई है, स्टडी के ऊपर आपको चीज़ें बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी, वो सारी आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो अपने मेंस में आप डायरेक्टली ब्लूप्रिंट की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है किस तरीके से सोलर स्टॉर्म अफेक्ट करते हैं धरती पे। तो जो आदित्य L1 मिशन के ऊपर कई बार मैंने आर्टिकल्स लिए हैं, तो आज फिर से बताऊंगा कि फाइनली सोलर स्टॉर्म एग्जैक्टली कैसे इम्पैक्ट करते हैं धरती को। ये आदित्य L1 के डेटा से समझा गया है, मैं आपको वो समझाऊंगा। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है टू द पॉइंट आपके साथ में वो डिस्कस करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अगर पहला आर्टिकल देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश में एप्पल ग्रो करने वाले लोग हैं, किसान हैं, वो किस तरीके से थोड़ा सा उनके ऊपर खतरा है ड्यू टू दिस सीजन। अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। तो जो आपका मिड अक्टूबर का रीजन था उसमें क्या हुआ, उसमें जो पूरा वेदर था ड्राई था और होना क्या चाहिए था, वहाँ पे बारिश के आसार थे। अब 95% रेनफॉल डेफिसिट हुआ है नवंबर में और 99% डेफिसिट हुआ है दिसंबर में। अभी तक कोई भी स्नोफॉल नहीं हुई है। रेन या फिर स्नो बहुत ही अनलाइकली मानी जा रही कमिंग वीक में, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो लाइकली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2 से 5 डिग्री से बढ़ सकता है। मतलब जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है सेब को उगाने के लिए वो नहीं बन पा रही है यहाँ पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि एप्पल के लिए ऐसा नहीं है कि बस एक पर्टिकुलर एक्स क्लाइमेट या वेदर दे दो बस एप्पल को अपने आप से उग जाएगा। एप्पल के लिए अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरीके से उसको वेदर की ज़रूरत पड़ती है। मान लो वो शुरुआत का बडिंग मेथड है, तो उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो वहाँ पे उसको एक प्रॉपर फॉर्म में अगर आप देखोगे स्नोफॉल की भी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो उसे एक प्रॉपर अच्छे तरीके से मॉइस्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी, रेनफॉल की भी ज़रूरत पड़ेगी, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ भी चाहिए। मतलब अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग टेम्परेचर की, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें नहीं बन पा रही इनिशियल स्टेज में। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अगर आप इनिशियल लेवल में बात की जाए तो जो आपका चिलिंग इफेक्ट होता है उससे क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से जो बड की ब्रेकिंग होती है या फिर जो फ्रूट के सेट्स होते हैं वो बन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता क्या होना चाहिए, मेन चीज़ तो आर्टिकल मैंने समझा दे विद रिगार्ड टू एप्पल। अब एप्पल कंडीशन या एप्पल का जो कल्टीवेशन तो उसे फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, पहली चीज़ तो एडिक्वेट विंटर स्नोफॉल भी चाहिए होता है, चिलिंग आवर्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है, किसको, एप्पल को। फिर उसमें रेगुलर विंटर रेनफॉल भी चाहिए होती है ताकि मॉइस्चर सॉइल में रहे और रिचार्ज अच्छे से हो, ताकि जो उसके फ्रूट्स हैं वो बन सकें। कूल क्लाइमेट की भी ज़रूरत है, समर टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ती है, रेनफॉल भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग टाइप का वेदर फिर होने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब हो क्या रहा है, जो इनिशियल लेवल पे ज़रूरत होती है चिलिंग आवर्स की, स्नोफॉल्स की या फिर रेनफॉल की, वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से चांसेस हाई होंगे कि जो एप्पल का कल्टीवेशन है वो इम्पैक्ट होगा। तो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या है एप्पल के लिए, तो पहली चीज़ तो वही सेम चीज़ है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, फेवरेबल कंडीशन है। जब वो फेवरेबल कंडीशन नहीं
नहीं मिलेगी तो वही तो प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कह रहे हैं यहाँ पे एडिक्वेट विंटर स्नोफॉल की ज़रूरत है, तो एडिक्वेट विंटर स्नोफॉल नहीं होगा, दैट मीन्स क्या होगा, ड्राई स्पेल होगा। अगर अच्छे तरीके से स्नोफॉल नहीं होगा, विंटर टेम्परेचर बढ़ जाएगा जबकि घटा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एप्पल में प्रॉब्लम ही तो क्रिएट करेंगी। तो इससे क्या होगा, इससे हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। अच्छा, इम्पोर्ट करेंगे तो इंडिया में जो डिमांड है वो रिड्यूस भी होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि सेब का रेट ऑलरेडी महंगा होता है। अगर इस तरीके से हम इम्पोर्टेड एप्पल आएंगे या फिर एप्पल जो डोमेस्टिक लेवल पे आते हैं, अगर उसका कंजम्पशन बहुत नहीं हो पाएगा या फिर उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो ये सारी चीज़ें इंटरनल इकोनॉमिक सिनेरियो को इम्पैक्ट कर सकती हैं। ठीक है, और अगर आप ध्यान देंगे तो इंडिया में पर्टिकुलरली देखा जाए 5 से 6 हज़ार करोड़ एनुअली स्टेट की इकोनॉमी बनी हुई है, किसमें, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 2024 का क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या एप्पल नहीं इंपोर्ट करता है इंडिया यूएसए से? क्यों, आप सोच के देखिए, क्या ऐसा कुछ है यूएसए में कि नहीं भैया हम तो एप्पल लेंगे ही नहीं? एप्पल में ऐसा क्या है, कोई न्यूक्लियर वेपन थोड़ी है एप्पल। एप्पल तो आप आसानी से कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। जब फर्स्ट गलत होगा तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन में ए भी गलत, बी भी गलत और जो आपका सी है वो भी गलत, तो आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर सेकेंड स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली दिस स्टेटमेंट इज राइट। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, आप देखिए इतना बड़ा आर्टिकल दिया हुआ है, लेकिन मैं इसमें टू द पॉइंट बताऊंगा कि हुआ क्या है, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। तो कल भी मैंने आपको समझाया था कि प्रेसिडेंट ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं UNFCCC से और IPCC से, ताकि और जो बाकी डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज हैं उससे भी यूएस प्रेसिडेंट ने इसको विड्रॉ करने की बात बोली गई है। सवाल उठता है कि यूएसए ने विड्रॉ करने की बात क्यों बोली? क्योंकि क्लाइमेट चेंज टर्म को होक्स कहा गया ट्रम्प के द्वारा। वो बिलीव करते हैं कि क्लाइमेट ट्रीटीज जो हैं वो यूएस के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, और इससे उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को एक प्रॉपर तरीके से हमें रिव्यू करना होगा और तभी हम उस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे जो भी सिचुएशन होगी। अब सवाल उठता है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। यूएसए ने जो विड्रॉ किया है UNFCCC से, जिसे आप लोग कहते हो यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, तो अगर यहाँ से इन्होंने एग्जिट कर दिया है तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? लाइकली पहली चीज़ है, जो यूएसए का एग्जिट होगा तो जो कोर फ्रेमवर्क है ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी का, वो चीज़ अब नहीं रह जाएगा। कोई लीगल रोल अब नहीं रह जाएगा रूल मेकिंग में यूएसए का। कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगी, हम ये नहीं बताना होगा यूएसए को कितना वो एमिशन कर रहे हैं, क्या उनका क्लाइमेट एक्शन है, और ऑटोमेटिकली पेरिस एग्रीमेंट से तो हट ही जाएंगे, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट क्या है 2015 का, वो UNFCCC से ही तो बना हुआ है। तो अगर यहाँ से हट गए तो ऑब्वियसली पेरिस एग्रीमेंट से भी हट जाएंगे। अगर बात की जाए इम्पैक्ट क्या पड़ेगा क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर, तो यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ग्लोबल जो ग्रीन क्लाइमेट फंड होता है और जो आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी होती है, वहाँ से भी यूएस का इन्फ्लुएंस हट जाएगा और यूएसए के लिए आसान हो जाएगा जो क्लाइमेट फाइनेंस का कंट्रीब्यूशन है उसको विदहोल्ड करना या फिर ना देना। अगर बात की जाए किस तरीके से आईपीसीसी से अगर जो एग्जिट हुआ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यूएसए का रोल कम हो जाएगा, रिडक्शन जो यूएस नॉमिनेटेड एक्सपर्ट होते हैं उनमें रिडक्शन होगा। यूएसए के साइंटिस्ट ऑल्दो कर सकते हैं कंट्रीब्यूट एज अ रिव्यूअर, लेकिन डायरेक्ट गवर्नमेंट रूट से ये चीज़ नहीं हो पाएगी। बट अगर बात की जाए ग्लोबल रेपरकशन की, इसका ग्लोबल रिजल्ट क्या, कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग अंडरमाइन हो जाएगी। जो बाकी कंट्रीज हैं जो डीले कर रही हैं क्लाइमेट एक्शन में, उनको एक कवर मिल जाएगा ये सोच के कि भाई जब यूएसए ही नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें उस चीज़ को। अब अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए के ऊपर प्रीमियम ज़्यादा बढ़ सकता है। जो यूएस के बिजनेस बाकी कंट्रीज में काम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रीमियम बढ़ाया जा सकता है। जो कार्बन बॉर्डर टैक्सेस लगे हैं अलग अलग कंट्रीज में, उसका भी इम्पैक्ट यूएसए के ऊपर हो सकता है। जो क्रेडिबिलिटी है एनर्जी में, मिनरल में, डेवलपमेंट नेगोशिएशन में, वो भी रिड्यूस हो सकती है। किसकी? जो यूएसए की है। तो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बता रखे हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप डायरेक्टली अपने मेंस में यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एरोसॉल के ऊपर। पहले आपको मैं समझा देता हूं एरोसॉल होता क्या, एकदम आसान सी भाषा में क्या होते हैं और कैसे इंपैक्ट करते हैं। एरोसॉल का मतलब टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स जो हवा में होते हैं उसे हम लोग एरोसॉल बोलते हैं। मान लो आपके सामने हवा है तो हवा में एकदम छोटे 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 छोटे
छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे ना, उनको हम लोग एरोसॉल्स बोलेंगे। और वो क्यों होंगे? वो डस्ट की फॉर्म में होंगे, स्मोक की फॉर्म में होंगे, सूट सल्फेट की फॉर्म में होंगे, पॉलेंस की फॉर्म में होंगे। जनरली देखा जाए इसके सोर्सेस क्या होंगे? सोर्स में व्हीकल एग्जॉस्ट होगा, कोल और बायोमास बर्निंग भी एक रीजन है, इंडस्ट्रियल एमिशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये सब क्या है? ये सब रीजन है एरोसॉल के। तो अब होता क्या है, मान लेते हैं इन सभी सोर्सेस से एरोसॉल जो है वो स्कैटर हो रखा है सराउंडिंग में। साथ ही साथ इसमें क्या हो रहा है, ठंड का मौसम आ रखा है, विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में ऑलरेडी फॉग बनता है। तो जब फॉग इसके साथ मिल जाता है एरोसॉल के साथ, तो जो लेयरिंग होती है ना फॉग की, काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है। मान लो इतना थिक है, ठीक है, लेकिन जब इसमें एरोसॉल मिल जाएगा तो इसी की थिकनेस इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थिकनेस क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी पॉल्यूशन की क्राइसिस को और ज़्यादा कर सकती है। यहाँ पे क्या हो सकता है, अब एरोसॉल जो होता है कैसे इंपैक्ट करेगा, जब एरोसॉल के पार्टिकल्स होते हैं तो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट भी करने में मदद करता है वो। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बात की रहे, विंटर का जो स्मॉग है इंडो गैंगेटिक प्लेन में तो काफ़ी कॉमन होता है, और ये और लंबे समय तक परसिस्ट करता है अगर एयर पोल्यूटेड है, क्योंकि पोल्यूटेड एयर में एरोसॉल होगा। जो फॉग बनता है वो ग्राउंड के नियर तो फॉर्म होता है, लेकिन जो पोल्यूशन इवेंट होते हैं उसके ड्यूरेशन को बाय डिफॉल्ट बढ़ा देते हैं। और वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है कि एरोसॉल अबव फॉग जो होता है फॉग लेयर में, वो फॉग को और ज़्यादा थिक कर देता है। मैंने आपको पहले ही यहाँ पे समझा दिया। सवाल उठता है एरोसॉल कैसे इंपैक्ट करेगा वेदर या फिर क्लाइमेट को। तो वेदर क्लाइमेट को कैसे इंपैक्ट करेगा, पहली चीज तो फॉग एंड क्लाउड, वो एज अ कंडेंसेशन न्यूक्लिया एक तरीके से काम करेगा, क्योंकि छोटे 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 सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, उस पर वाटर आएगा, स्टिक हो जाएगा, स्टिक होने से और ज़्यादा थिकनेस बढ़ जाती है फॉग की। टेम्परेचर्स कैसा होगा, जो सनलाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट भी बढ़ सकता है, ठीक है। अगर बात की जाए रेनफॉल की, तो यहाँ पे जो टू मेनी एरोसॉल्स होंगे उससे धीरे 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 स्मॉल जो ड्रॉपलेट्स होगी वो बनेगी, और इससे एयर जो रेनफॉल होती है उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि एरोसॉल क्या होगा यहाँ पे उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा चीज़ों को। एयर क्वालिटी और हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाती है इससे। विजिबिलिटी एविएशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप दिल्ली के रीजन में देखोगे तो फॉग होना इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन फॉग के अंदर जब एरोसॉल मिक्स होता है तो बहुत थिक हो जाता है, तो जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस वजह से ये एक कंसर्निंग सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर आप 2023 का सवाल देखें, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन मेकिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोकार्बन यूज्ड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड। तो आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे 3 चीज़ों में डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। आपका काम क्या है, एक बार चेक करना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करिएगा तो आपको आसानी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं एमपीएससी 2019 क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, द इफेक्ट ऑफ एरोसॉल ऑन क्लाइमेट इज आर, क्या है, ठीक है, विच ऑफ द अबव इफेक्ट इज आर ट्रू, दे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट सनलाइट बैक टू स्पेस, क्या ये सही है, मैंने आपको अभी बताया। दे इनडायरेक्टली मेक क्लाउड्स ब्राइटर रिफ्लेक्टिव, क्या ये सही है, एब्सोल्युटली। फिर कह रहे हैं एरोसॉल्स हैव अ नेट कूलिंग इफेक्ट ऑन क्लाइमेट सिस्टम, क्या ये सही है, यस दे हैव अ नेट कूलिंग इफेक्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। फिर आप ध्यान दोगे ह्यूमन जनरेटेड एरोसॉल ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टू सम एक्सटेंट, कांट दे ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टू सम एक्सटेंट। ऑब्वियसली अगर एरोसॉल रहेगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं क्लाइमेट पे ये। तो यहाँ पे ध्यान दोगे सारी के सारी स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सही है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डायरेक्टली क्या प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं म्यूजिक को। तो अब अगर प्लांट्स की बात की जाए तो इनके कान नहीं होते, इनके ब्रेन नहीं होते, लेकिन ये वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा पाया गया है। रिसर्च ने शो किया है कि प्लांट्स अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं इन रिस्पॉन्स टू साउंड। अब इसमें अगर डिफेंस रिस्पॉन्स की बात की जाए तो जो मस्टर्ड प्लांट होते हैं, जब वो साउंड को के ऊपर या फिर जो साउंड होता है उसमें एक्सपोज होते हैं, किसके, कैटरपिलर्स के। कैटरपिलर्स क्या करती हैं, मस्टर्ड को खाती हैं। तो जब मस्टर्ड को ये वाइब्रेशंस आती कैटरपिलर्स की, तो इससे क्या होता है, इससे धीरे 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 वो प्रोड्यूस करने लगते हैं मोर बिटर टॉक्सिन्स। क्यों, ताकि कैटरपिलर्स उनके जो प्लांट्स के रेसिड्यू होते हैं या फिर प्लांट्स की पत्तियां होती हैं मस्टर्ड की ना खा पाएं। तो ये क्या है, डिफेंस रिस्पॉन्स है, मस्टर्ड कर रहा है। आप सोच लो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बिटर टॉक्सिन्स करें ताकि कैटरपिलर्स जो होती हैं उसको ना खाएं। फिर क्या होता है, प्लांट्स डिस्टिंग्विश कर पाते हैं हार्मफुल वाइब्रेशन में, जो कि आपकी विंड से या फिर जो मीटिंग कॉल्स होती है वहां से प्लांट डिस्टिंग्विश करते हैं कि जो वाइब्रेशंस आ रही है क्या ये सही है, फ्रेंडली वाइब्रेशंस है या फिर ये एलियन या फिर एनिमी वाली वाइब्रेशंस हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, सीड जर्मिनेशन पे भी इंपैक्ट करता है वाइब्रेशन का। अगर जो साउंड है
साउंड अफेक्ट करेगा जर्मिनेशन पे, वाटर अपटेक पे, मेटाबॉलिज्म पे, और वो डिपेंड करेगा सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे। ये भी देखा गया है कि अगर साउंड एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे होगा तो वो ग्रोथ को भी एनहांस करेगा। इससे क्या होता है, जो आपके क्रैकर, बॉम्ब, एक्सप्लोजन के साउंड होते हैं, उससे क्या होता है, जो प्लांट का जर्मिनेशन कैपेसिटी होती है वो अपने आप कम कर लेते हैं, सोच के भैया हमें नहीं जाना। लेकिन वहीं पे अगर कोई पॉजिटिव साउंड या फिर क्लासिकल म्यूजिक, नेचुरल साउंड होता है तो उससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है उनकी जीन्स और हार्मोन्स पे। तो ये एक जीता जागता सबूत सामने निकला है कि जो प्लांट वाइब्रेशंस होती हैं उनके सराउंडिंग में, उनको कैसे वो एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे हार्मोन्स में वो अपने चेंजेस लेकर के आते हैं, उनकी ग्रोथ इम्पैक्ट होती है। पेड़ पौधों की बात हो रही है, आप सोच के देखिए कितने बड़े लेवल बात हो रही है। अब जो साइंटिफिक फील्ड होती है इसका नाम होता है फाइटो एकॉस्टिक, ये स्टडी करती है साउंड और प्लांट के इंटरेक्शन को। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी एंशियंट सिविलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में, जो वैदिक चैंटिंग्स होती थी, मंत्रास की, हिम्स की, तो वो देखा गया है कि वो प्लांट की जो जर्मिनेशन में, प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, और ये चीज़ पाई भी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे एक ब्रॉडर रिलेवेंस की, तो जो साउंड बेस ग्रोथ होती है ये एनहांस करती है, सपोर्ट करती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी। ठीक, कंक्लूजन ये होता है कि एक्सेसिव साउंड जो होता है वो प्लांट्स को हार्म करता है, और जो सूदिंग साउंड होता है, म्यूजिक होता है, उससे प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है टू द पॉइंट, डायरेक्टली मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुका हूं आदित्य L1 क्या है। आदित्य L1 एक मिशन है जो लाग्रेंज 1 के ऊपर रखा गया है। अब उस मिशन में क्या हो रहा है, सन की कोरोना को स्टडी किया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि जो सोलर स्टॉर्म होता है वो कैसे अफेक्ट करता है सन को, और यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। आदित्य L1 ने डिकोड किया है कि किस तरीके से जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को इम्पैक्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, मैं टू द पॉइंट बताऊं आपको। पहली चीज़ है, सोलर इरप्शन से क्या होता है, जब सन इजेक्ट करता है प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड को, तो उससे क्या होता है, वो धरती पे जब पहुंचता है तो धरती का जो अर्थ का मैग्नेटिक शील्ड होता है उस पर हिट होता है, उसका नाम क्या होता है, मैग्नेटोस्फीयर। और धीरे धीरे इससे क्या होगा, इससे स्ट्रॉन्ग प्रेशर जब पड़ेगा मैग्नेटोस्फीयर पे, तो जो मैग्नेटिक शील्ड होती है अर्थ की वो पुश होती है, और पुश होने से क्या होता है, जो सैटेलाइट होती हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, उससे धीरे धीरे उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स नियर पोल्स जब पड़ते हैं तो उससे क्या होता है, इंटेंस ऑरोरा भी फॉर्म होते हैं, और एटमॉस्फेरिक हीटिंग भी होती है अपर एटमॉस्फेयर में। अगर मैं और अर्थ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करूं तो कम्युनिकेशन, नेविगेशन डिस्ट्रप्शन होता है, पावर ग्रिड्स में डिस्टर्बेंस होते हैं, और जो सैटेलाइट में ड्रैग होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2022 के सवाल की। यहां क्या कह रहा है, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेस द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे क्या कह रहा है, फर्स्ट है जीपीएस, सेकंड है सुनामी। क्या सुनामी आएगी, आप सोच के देखिए, जो सोलर स्टॉर्म होता है क्या उससे सुनामी आने का खतरा बढ़ जाएगा? आंसर इज नहीं, सुनामी नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया, कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, सुनामी नहीं आ जाएगी। तो आप ध्यान देंगे जहां पे 2 नहीं होगा आप डायरेक्टली आ सकते हो 3 पे, 1 3 4 6 7 यहाँ पे सही है। ठीक है, पावर ग्रिड कुड बी डैमेज्ड, ये 2022 का सवाल है, और कई बार आपको मैं करा भी चुका हूं ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी इसमें डेवलप हो जाए। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।